2014 में ऑटो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम था नॉर्म स्पेंसर, उन्होंने साइकोलॉजी टुडे के आर्टिकल में बताया कि मैन रेप करते क्यों हैं। एंड उन्होंने कहा कि जेनेटिक डिजाइन के द्वारा वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से वो रेप करते हैं। एंड वो रेप करते हैं क्योंकि वो कर पाते हैं। मतलब उन्होंने रेप करने का जो रीजन बताया है वो है फिजिकल फैक्टर, बट इसके अलावा भी बहुत सारे और रीजंस हैं। एंड एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के 2021 के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस साल देश में करीब 31,000 से भी ज्यादा रेप के केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। मतलब एवरेज करीब 86 केसेस डेली रजिस्टर्ड हुए थे। एंड इसके अलावा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2005 से 2021 तक के बीच में इतने रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। एंड अगर हम 2005 की बात करें तो इस साल करीब 18,000 से भी ज्यादा रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। एंड अगर हम 2012 की बात करें तो इस साल करीब 24,000 से भी ज्यादा रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। एंड अगर हम 2016 की बात करें तो इस साल करीब 38,000 से भी ज्यादा रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। एंड अगर हम 2021 की बात करें तो इस साल करीब 31,000 से भी ज्यादा रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रेप करने वाले लोग आखिर सोचते कैसे हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनकी मोटिवेशंस क्या होती हैं। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे ही सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सोचते कैसे हैं, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से हम उनको समझ पाएंगे एंड उनको रोक पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेप करने वाले लोग आखिर सोचते कैसे हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनकी मोटिवेशंस क्या होती हैं। एंड इसके अलावा इसके ऊपर जो रिसर्चेज हुई है वो क्या कहती है। एंड इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से रेप के केसेस थे जिसके वजह से इंडिया के रेप लॉज में काफी बड़े बड़े चेंज किए गए, या आप कह लें रिफॉर्म किया गया। एंड इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है जानेंगे इस वीडियो में। दिसंबर 2012 में एक लड़की जो एक फिजियोथेरेपी इंटर्न थी, जब इनका गैंग रेप किया गया तो इस घटना ने उस टाइम पूरे देश को एक तरीके से बदलने पे मजबूर कर दिया था। एंड उसी टाइम नॉर्थ वेल्स में एक महिला क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रही थी, जिनका नाम है मधुमिता पांडे। एंड इस घटना के 3 महीने बाद मतलब मार्च 2013 में उन्होंने 100 से भी ज्यादा कन्विक्टेड रेपिस्ट से बात करने की परमिशन के लिए अप्लाई किया। एंड जब वो 22 साल की थी तब वो न्यू दिल्ली के तिहाड़ जेल में रेप कन्विक्ट से बात करने के लिए पहुंची। एंड 2013 से मधुमिता पांडे ने करीब 100 से भी ज्यादा रेप कन्विक्ट से बात की। एंड उन्होंने कहा कि उनमें से बहुत सारे जो कन्विक्ट थे, मतलब उनमें से बहुत सारे जो दोषी थे वो अनएजुकेटेड थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। एंड बहुत सारे कन्विक्ट्स ऐसे थे जो प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट थे। एंड बहुत सारे ऐसे कन्विक्ट्स थे जो हाई स्कूल ग्रेजुएट थे। एंड उन्होंने कहा कि जब मैं रिसर्च करने के लिए पहुंची तब मुझे यकीन था कि ये लोग मॉन्स्टर्स हैं, मतलब राक्षस हैं। लेकिन जब आप इनसे बात करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन नहीं है, मतलब ये कोई असाधारण आदमी नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी मैन है, मतलब एक साधारण आदमी है। लेकिन इनकी जो अपब्रिंगिंग एंड थॉट प्रोसेस है, मतलब इनकी जो परवरिश हुई है और इनकी जो विचार प्रक्रिया है, मतलब सोचने का जो तरीका है, इसकी वजह से इन्होंने जो किया है वो किया है। एंड यहाँ पे उन्होंने उन दोषियों को ग्लोरीफाई नहीं किया है, बस ये कहा है कि उनकी जिस तरीके से परवरिश की गई और इनकी जो सोचने का तरीका है उसकी वजह से इन्होंने जो किया है वो किया है। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रेपिस्ट है ये कोई दूसरी दुनिया से नहीं आया है, ये हमारे ही सोसाइटी का पार्ट है। और ये बात एक तरीके से ठीक भी है कि जो रेप करने वाले लोग हैं ये हमारे ही सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से ये लोग इस तरह का क्राइम करने के लिए सोचते हैं। एंड इसके अलावा ऐसे भी रेप कन्विक्ट्स मिले जो डेली लाइफ में होने वाले छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने इस तरह का क्राइम करने के लिए सोचा। जैसे कि मधुमिता पांडे ने बताया कि एक केस था पार्टिसिपेंट नंबर 49 का, जो उनके साथ ही था कन्विक्ट 23, जो एक स्कूल ड्रॉप आउट था। एंड 2010 में इसे जेल भेज दिया गया क्योंकि इसने एक 5 साल की बच्ची का रेप किया था। एंड जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि जब वो काम कर रहा था तो वो बेगर लड़की, मतलब भीख मांगने वाली लड़की उसे उकसा रही थी एंड उसको सबक सिखाने के लिए उसने उसके साथ ऐसा किया। एंड इसके अलावा ये भी बताया गया कि पार्टिसिपेंट नंबर 49 अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा था। और उसने कहा कि जब वो जेल से छूटेगा तो वो उस लड़की से शादी भी करना चाहता था, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी एंड कोई भी अब उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि अब वो वर्जिन नहीं है। सो इस तरीके के रेप कन्विक्ट्स के बारे में जानने के बाद आप कह सकते हो कि रेप करने का जो रीजन है वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। एंड इसके अलावा मधुमिता पांडे ने कहा कि मेरे एक्सपीरियंस में उसमें से बहुत सारे पुरुष को ये रियलाइज ही नहीं था कि उन्होंने जो किया है वो रेप है, क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि कंसेंट होता क्या है। एंड इसके अलावा 2019 के हैदराबाद रेप एंड मर्डर केस के बाद एक रिपोर्ट ने कहा कि स्टडी से पता चला है कि रेप एक बिहेवियरल क्राइम है, मतलब एक व्यवहारिक अपराध है, और ये सिर्फ सेक्स के लिए नहीं है बल्कि ये बहुत ही हॉरिबल तरीके से किया गया एक एक्ट ऑफ वायलेंस है। एंड उसी रिपोर्ट ने यह भी कहा कि रिसर्च से पता चला है कि ज्यादातर रेपिस्ट साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स दिखाते हैं। सो अभी तक हमने जितने भी रिसर्च के बारे में बात की है उसमें रेप करने के 3 रीजन निकल के आए हैं। पहला, नॉर्म स्पेंसर के अकॉर्डिंग फिजिकल फैक्टर, क्योंकि वो जेनेटिक डिजाइन के द्वारा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से वो रेप करते हैं। दूसरा, मधुमिता पांडे के अकॉर्डिंग उनकी अपब्रिंगिंग, मतलब उनकी जो परवरिश हुई है वो जिस तरीके से हुई है उसकी वजह से वो इस तरह का क्राइम करने के लिए सोचते हैं। एंड तीसरा, मधुमिता पांडे के अकॉर्डिंग वो अनएजुकेटेड होते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत सारे जो रेप कन्विक्ट्स थे वो प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट थे, मतलब उनके पास इतनी एजुकेशन ही नहीं है कि वो समझ पाए कि कंसेंट होता क्या है, एंड उनको रियलाइज ही नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया है। सो ये तो रीजंस। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के रेपिस्ट होते हैं, मतलब कितने तरह के रेपिस्ट होते हैं। सो 2008 में फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के विलियम एफ मैकविन के साथ 3 और रिसर्चर्स ने जनरल साइकोलॉजी के आर्टिकल में कुछ टाइप के रेपिस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया, जिसमें से एक है अपॉर्चुनिस्टिक रेपिस्ट, मतलब वो व्यक्ति जो एक नॉन कंसेंटिंग पीपल को, मतलब एक गैर सहमति वाले व्यक्ति को अपॉर्चुनिस्टिक सिचुएशन में, मतलब अवसरवादी स्थिति में
सेक्सुअल रिलेशन में इंगेज होने के लिए मजबूर करता है, वो अपॉर्चुनिस्टिक रेपिस्ट की कैटेगरी में आता है। एंड इसके अलावा निकोलस ग्रोथ जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी कुछ टाइप के रेपिस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसमें से एक है पावर रेपिस्ट। एंड इस तरह के जो रेपिस्ट होते हैं वो रेप के बारे में फैंटेसाइज करते हैं। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के जो रेपिस्ट होते हैं वो शायद ये बिलीव करते हैं कि विक्टिम पहले इस चीज़ के अगेंस्ट होगा, लेकिन बाद में वो भी इस चीज़ को एंजॉय करेगा। सो इस टाइप के रेपिस्ट के बारे में जानने के बाद आप ये कह सकते हो कि रेप करने का जो रीज़न है वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। एंड इसके अलावा उन्होंने एक और टाइप के रेपिस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया है, जो है एंगर रेपिस्ट। एंड इस तरह के रेपिस्ट का एम होता है विक्टिम को ह्यूमिलेट करना, उन्हें अपमानित करना या उन्हें चोट पहुंचाना। एंड इसके अलावा इस तरह के रेपिस्ट का एम फिजिकल वायलेंस के साथ गलत तरीके के लैंग्वेज का यूज करके विक्टिम को अपमानित करना या चोट पहुंचाना होता है। एंड इसके अलावा शैनन एम बार्टन बलेसा जो एक क्रिमिनोलॉजी प्रोफेसर है, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो तो, लेकिन इन्होंने भी एक टाइप के रेपिस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया है, जो है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन रेपिस्ट। एंड इस तरह के रेपिस्ट का जो मोटिवेशन होता है वो होता है सेक्स को प्राप्त करना। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के जो रेपिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर लोनली होते हैं, मतलब अकेले होते हैं। एंड आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि इस तरह के जो रेपिस्ट होते हैं इनकी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी ना होने के कारण वो इस तरह का क्राइम करने के लिए सोचते हैं। एंड इसके अलावा 1992 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सबको शॉक कर दिया था। साल 1992 में राजस्थान में करीब 250 गर्ल्स का रेप एंड उनको ब्लैकमेल किया गया था। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से रेप के केसेस हुए जिसकी वजह से इंडिया के रेप लॉज में काफी बड़े बड़े चेंजेस किए गए या आपके लिए रिफॉर्म किया गया। तो 1972 मथुरा रेप केस के बाद इंडिया के रेप लॉज में काफी बड़े बड़े चेंजेस किए गए या आपके लिए रिफॉर्म किया गया, जिसमें से कुछ रिफॉर्म इस तरीके से हैं। सो पहला रिफॉर्म ये था कि अगर कोई महिला कहती है कि उसने सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए अपनी कंसेंट नहीं दी थी या अपनी सहमति नहीं दी थी या आप कह लें अपनी परमिशन नहीं दी थी, तो कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि वो महिला सच बोल रही है। एंड इसके अलावा इस रेप केस के बाद कस्टोडियल रेप केस टर्म को भी स्टैब्लिश किया गया। एंड रेप केस में हमेशा से विक्टिम पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रूफ लाए या जनरेट करे कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन 1983 के बाद इसे बिल्कुल ही बदल दिया गया, फ्रॉम एक्यूजर टू द एक्यूज्ड। अब एक्यूज को प्रूफ लाने पड़ते हैं और प्रूफ करना पड़ता है कि वो दोषी नहीं है। एंड इसके अलावा इस रेप केस के बाद रेप केसेस में कैमरा ट्रायल्स को मैंडेटरी किया गया। एंड इसके अलावा विक्टिम के रियल नेम मतलब असली नाम को आइडेंटिफाई करने या यूज करने पर बैन लगा दिया गया। एंड इसी लॉ की वजह से या आपके लिए रिफॉर्म की वजह से जब निर्भया केस आया था तो इसमें भी विक्टिम का असली नाम नहीं बताया गया था, सिर्फ इस लॉ की वजह से। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहला है एक सही तरीके की अपब्रिंगिंग। जैसा मधुमिता पांडे के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो रेप कन्विक्ट्स थे उनकी अपब्रिंगिंग सही से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का क्राइम करने के लिए सोचा। एंड दूसरा है एजुकेशन। अगेन मधुमिता पांडे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो रेप कन्विक्ट्स थे वो प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट थे, मतलब उनके पास इतनी एजुकेशन ही नहीं है कि वो समझ पाए कि वो कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। एंड उनको ये समझ ही नहीं है कि कंसेंट होता क्या है। एंड एजुकेशन में भी सेक्स एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो कंसेंशुअल सेक्स मतलब सहमति से सेक्स एंड नॉन कंसेंशुअल सेक्स मतलब सहमति के बिना सेक्स, इसके बीच में डिफरेंस को समझ पाए। एंड इसके अलावा और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं एंड आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस तरह का कंटेंट और ज्यादा बना पाए। एंड रेप केसेस के ऊपर 2-3 आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में आप उन्हें भी पढ़ सकते हो। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन